जब भी पाकिस्तान के अंदर हम कोई काम करते हैं, कोई इनिशिएट लेते हैं, तो मल्टीपल चैलेंजेस का यहाँ पे अंबार होता है। कोई काम आसान नहीं होता, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। आपको पिलडेट की इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो आपने बनाया और आज जहाँ पे आप खड़े हैं, इसमें आपको चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़े होंगे। एक तो उनका ज़िक्र कीजिएगा और अब क्या कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं? चैलेंजेस तो होते हैं जब भी आप इस किस्म का कोई काम करते हैं जो कन्वेंशनल ना हो, तो उसमें आपको ज़्यादा चैलेंजेस पेश होते हैं। वैसे तो कुछ हर काम में होते हैं। देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो हमारे पास कोई पाकिस्तान में मिसाल मौजूद नहीं थी। अब अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी खोलनी हो या कोई मीडिया का चैनल खोलना हो, तो आपके पास मॉडल्स मौजूद है ना, कि आप उसको देख के आपको पता है ये क्या दुनिया में एक सेट पैटर्न है। लेकिन पिलडैट जैसे इदारे का कोई पाकिस्तान में सेट पैटर्न था नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं था। तो ये बिल्कुल नया काम था। उसके लिए फिर हमें बिल्कुल नए सिरे से, और हम कुछ पैसे अपने जो 45 लोग थे जिन्होंने ये इदारा बनाया था, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। तो हमारा ख्याल था कि हम उसी से काम करेंगे, और हमने पहला जो ट्रेनिंग कोर्स किया पार्लियामेंटेरियंस के लिए 2002 के इलेक्शन के बाद, वो उन्हीं पैसों से किया। उस वक्त तक हमें ये नहीं पता था कि कोई डोनर भी होता है। तो जब हमारा पहला ट्रेनिंग कोर्स हुआ, उसमें 25 से 30 के करीब पार्लियामेंटेरियंस आए। हालांकि पहले हमें डराया ये जाता था कि पार्लियामेंटेरियन इंटरेस्टेड नहीं होते, काम नहीं होता, वो नहीं आएंगे, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन हमने वो ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की। तो उसमें मुझे याद नहीं अब एग्जैक्ट तादाद, लेकिन 30 के करीब लोग थे, और हमारे पास जिस कमरे में हम कर रहे थे वहाँ जगह नहीं थी। तो कुछ और लोग भी आना चाहते थे, और हमने बदकिस्मती से उनको इनकार करना पड़ा। वो फिर नाराज़ भी हुए, लेकिन एक लिहाज से बड़ा कामयाब हुआ, और वो लोग बहुत खुश हुए। और उसमें जो डोनर्स थे उस ज़माने में पाकिस्तान में, उनका बहुत इंटरेस्ट था। आपको याद है उस ज़माने में पाकिस्तान वो वार अगेंस्ट टेरर की वजह से बहुत डार्लिंग था डोनर एजेंसीज का। हुँ। तो हमें उस पहले ट्रेनिंग कोर्स के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि हम आपको फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए, अगर आप हमें प्रपोज़ल दें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए हैरानी की बात थी, लेकिन खुशगवार हैरानी की बात थी। तो हमें फंडिंग होनी शुरू हो गई, और हमने फिर बहुत से ट्रेनिंग कोर्स किए। एक एक महीने में दो दो ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे हुँ। उस ज़माने में। चैलेंज ये था कि अ, हमें शुरू में समझा जाता था कि हम शायद इस पार्टी के हैं, और उस पार्टी का समझते थे कि उस पार्टी के हैं। इसमें हमें को इस्टेब्लिश करने में बहुत देर लगी कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम अ, कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ़ कर देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पार्टी के हैं। हुँ। तो ये न्यूट्रैलिटी को, इंडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश करना, ये एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज गवर्नमेंट की तरफ से भी था। जो गवर्नमेंट उस वक्त पावर में होती है, अगर उसके हक में कोई बात ना जा रही हो, हुँ। तो वो भी नाखुश होते हैं। फिर वो, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया था कि आप एक एमओयू साइन करेंगे, हुँ। जो कि अदालत में बाद में, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कैंसिल कर दिया। तो अगर एमओयू ना साइन करें, आपको एनओसी ना मिले, हुँ। तो आप काम ही नहीं कर सकते। वो भी एक चैलेंज था। वो 3-4 साल का पीरियड ऐसा आया था जिसमें दरमियान में हमारी एक पैसे की फंडिंग नहीं हुई। तो वो भी बुरा दौर था। और फिर अब भी कुछ सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज भी पैदा होते रहते हैं। हुँ। एक ज़माना था कि हमें ख़त वत भी आते थे, मोस्टली वो तालिबान से रिलेटेड होते थे कि जमहूरियत गैर इस्लामी चीज़ है, इसके लिए तुम काम कर रहे हो, तो हुँ। इसके लिए सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये भी एक चैलेंज था। अब यह है कि फंडिंग इज़ अ बिग इशू। पाकिस्तान में लोग सवाब के लिए मदरसों को, स्कूलों को, मस्जिदों को, बिल्कुल। अ, गरीब लोगों की मदद के लिए वो तो हुँ। पैसे दे देते हैं, हुँ। बल्कि बहुत सखावत से देते हैं। हुँ। लेकिन एक थिंक टैंक को, हुँ। जो बेसिकली गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, बिल्कुल। तो फिर आपकी पॉवर्टी की भी शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, तालीम के भी बेहतर हो हुँ। जाएंगे, हुँ। सेहत के भी बेहतर हो जाएंगे। तो दुनिया में जो एनलाइटेंड कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ थिंक टैंक्स हैं। उनको लोग अपना जो आखिरी वक्त आता है तो अपनी तमाम जायदाद किसी के नाम वक्फ कर जाते हैं कि इससे आप अपना प्रोग्राम हुँ। चलाएं, और बहुत जनरसली फंड करते हैं। हुँ। हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। तो फंडिंग इज़ ए चैलेंज। गैर मुल्की फंडिंग हम लेते हैं,
और उसी से काम चलता है। लेकिन सर मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं है? क्या पता नहीं लोगों को क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ सवाब बेस्ड जो फिलैंथ्रोपी है वो ज़्यादा आम है। ठीक। वो कहते हैं इससे सवाब, हालांकि इससे भी सवाब होगा मेरे ख्याल में, बिल्कुल, फ़ायदा तो आम इनडायरेक्टली बंदे को होगा। पहुँचेगा। अगर आप जी। गवर्नेंस को इस्लाह करेंगे, चीज़ें मेंशन करेंगे, आपका थिंक टैंक उस पे काम करेगा, तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा तो आम बंदे को पहुँचेगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारा कसूर भी है कि हमने उसमें ज़्यादा काम नहीं किया। चूँकि हमें फंडिंग मिल रही थी हुँ, बाहर से, तो हमें बहुत ज़्यादा हमने कोशिश नहीं की कि हम इंडिजिनस फंडिंग के लिए लोगों को एजुकेट करें। हुँ, जो यहाँ के मुखय्यर लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको कहें कि आप अपने फैमिली के नाम पे, किसी बड़े के नाम पे कोई चीज़ इस तरह से बनाएं कि वो थिंक टैंक का रोल अदा करें। तो लेकिन देखें, चीज़ें शायद बदल सकती हैं वक्त के साथ। बिल्कुल सर, बदल सकती हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान की हम बात करते हैं और बहुत सारे सवालात हैं मैंने आपसे करने हैं अभी डिस्कस, और मैं चाहूँगा कि आप उसको डिटेल ज़रा हमें एक्सप्लेन करें और बताएँ कि एक्चुअल पोज़ीशन क्या है। जमहूरियत से हम स्टार्ट करें अगर, पाकिस्तान के अंदर पहला सवाल ये है कि अवाम की जब बात करते हैं तो माइंड में आती है जमहूरियत, सियासतदान, पार्लिमानी निज़ाम, क्या दे रहे हैं गरीब को, क्या ले रहे हैं, क्या टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पहला तो सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि इस वक़्त जो जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर है, डेमोक्रेसी है, आपको क्या लगता है कि वो मज़बूत है या कमज़ोर है? पिछले कुछ अरसे के अंदर वो वीक हुई है या मज़ीद बेहतर हुई है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका तफसील से जवाब देना चाहिए। जमहूरियत किसी भी दो मुल्कों की एक जैसी नहीं होती। हर मुल्क की जमहूरियत का एक्सपीरियंस अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री और अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बदलता रहता है। अब चाइना भी, वहाँ पे भी वो अपने सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं और एक तरह से इलेक्शन भी होता है वहाँ पे। इसी तरह रशिया में भी ऐसे ही होता है, यूरोप में तो होता ही है, अमेरिका में भी होता है। हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो दुनिया के किसी भी मुल्क से शायद कंपेरेबल नहीं है। हमारी जमहूरियत पे यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कह लें या फ़ौज कह लें, उसकी एक शुरू से एक छाप है 1958 ऑनवर्ड्स। और फ़ौज का ख़्याल ये है कि ये हमारे सियासतदान ये मुल्क का निज़ाम चलाने के काबिल नहीं है, ना इनको इतनी समझ-बूझ है, ना ये इतनी इंटेग्रिटी रखते हैं, ये बल्कि सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो इसलिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा मुल्क का मामला चलाने के लिए। हालांकि वो सोच दुरुस्त नहीं है। हो सकता है सियासतदान ठीक से ना काम चला रहे हों शुरू में, लेकिन अगर आप उनको मौका देंगे तो वक्त के साथ चीज़ों को सीखेंगे और अपने हालात को बेहतर करते चले जाएंगे। चूँकि हर 4-5 साल बाद इलेक्शन होता है तो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें अगर आपने गलतियाँ की होंगी तो यूल बी पनिश्ड और कुछ नए लोग आ जाएंगे। किसी और मुल्क से आप कंपेयर ना भी करें तो इंडिया के साथ तो कर सकते हैं। इंडिया में इंटरप्शन नहीं आई तो उनका सिस्टम बेहतर होता चला गया है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हमसे बेहतर है, इंटरप्शन नहीं हुई कभी। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, मौका देना चाहिए। सियासतदान वीक हों या वो परफेक्ट ना भी हों तो वो चीज़ों को आगे करें। तो इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी के बारे में बाज़ हाइब्रिड का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो दुरुस्त होते हैं। हमारी जमहूरियत वो खालिस शुद्ध जमहूरियत नहीं है, वो हाइब्रिड जमहूरियत है, मिली जुली जमहूरियत है। वक्त के साथ शायद ये बेहतर हो जाए, शायद इसमें हाइब्रिड का अंसर कम हो जाए, लेकिन इस वक्त यही है। इसलिए ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। और वक्त के साथ इसका जिग जैग जर्नी रहा है। कभी तो कुछ हालात ऐसे आते थे कि बेहतर भी हो जाती थी, जैसे भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू में कुछ बेहतर हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद फिर कोई डाउन हिल हुई, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर तो बिल्कुल ही नीचे चली गई। जुनेजो साहब के ज़माने में ज़रा सी इम्प्रूव हुई। जुनेजो साहब बाय द वे बहुत अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, हालांकि हमारे, मैं समझता हूँ, बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक है। तो इस वक्त जो हमारी जमहूरियत है वो कोई अच्छा उसको दौर नहीं कह सकते, लेकिन मिला जुला दौर है। लेकिन चूंकि इस वक्त हम बहुत ही बुरे हालात में हैं, इकॉनमी के हालात से, इकॉनमी की वजह से हम इतने बुरे हालात में हैं कि हमें इस वक्त ये फ्लॉड डेमोक्रेसी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ अर्सा।
मुझे ऐसे लगता है। मुझे मालूम है कि ये पॉलिटिकली बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लोग इस पे तनकीद करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकानमी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये कुछ इम्प्रूव होगा तो फिर शायद हमारी जमहूरियत के भी बेहतर होने के चांसेस हो सकते हैं। और हमारे पास एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। इसमें हमारी फ़ौज की क़यादत बैठती है, हमारी जमहूरी क़यादत बैठती है। इनको जहाँ बैठ के क्राइसिस मैनेजमेंट वो करते हैं, वहाँ ये भी डिस्कस करें कि किस तरह से हमारी हाइब्रिड डेमोक्रेसी को एक खालिस डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन कैसे हो सकती है। फ़ौज की क्या तवक्कुआत है अपने सियासतदानों से, वो भी उनसे पूछें। यह फोरम की ब्यूटी यह है कि यहाँ ये बात हो सकती है, और सियासतदान भी बताएं कि सियासत की रियलिटीज़ क्या है। क्योंकि फ़ौज भी जब हुकूमत में थी तो उनसे भी तो कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं हुआ। अयूब खान ने बहुत अच्छा काम किया, वरना उसके बाद ज़िया-उल हक के ज़माने में भी हालात ख़राब हुए। याह्या खान साहब के ज़माने में तो मुल्क तो इस हिस्सों में टूट गया। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हमें मूव करना चाहिए एक फ्लॉड डेमोक्रेसी से एक खालिस डेमोक्रेसी की तरफ, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सारा काम चलाए। अच्छा काम ना चला सकें तो 5 साल बाद रिप्लेस हो जाए, अच्छा काम चलाएं तो दोबारा इलेक्ट हो जाएं। लेकिन मौजूदा ये सूरत हाल बहुत आर्जी दौर के लिए तो काबिल कबूल है, लेकिन मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, एक ब्लेम ब्लेम गेम चलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, और वो हमेशा ही चलती आई है, वो कभी भी वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाई। इमरान खान बानी पीटीआई जब वो पावर में आए, उन्हें गवर्नमेंट मिली, फर्स्ट टाइम मिली गवर्नमेंट, वफाक में वो आए और कहा गया कि जी ये फर्स्ट टाइम सीखने के लिए पाकिस्तान नहीं, जिस आपने भी जिक्र किया कि सीखते हैं चीज़ें बेहतर होती हैं, तो वो कहते हैं आप सीखने के लिए पाकिस्तान पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन वही इमरान खान वो कहते हैं जी कि आपने इतना अरसा हुकूमत की, आपने इतना टाइम लगाया, आपने पाकिस्तान का भला क्यों नहीं किया। तो एक ब्लेम गेम तो अब भी जारी है, और आपने इसको डेफिनेटली विटनेस किया होगा शुरू से ही, ये सिलसिला चल रहा है और तनकीद बराए तनकीद हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम पार्लिमानी सिस्टम की बात करें, पार्लिमानी निज़ाम की बात करें, आपके ख्याल से क्या दिस सिस्टम इज़ वर्किंग राइटली, ये ठीक काम कर रही है? आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद किसी और सिस्टम की ज़रूरत है, कोई और चेंजिंग हो सकती हैं? देखिए, निज़ाम का मसला नहीं है। पार्लियामेंट्री निज़ाम इज़ परफेक्टली रनिंग इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ भी ये चल सकता है। हमने प्रेसिडेंशियल का भी तजुर्बा कर चुके हैं। हम प्रेसिडेंशियल की एक ख़ास फॉर्म का तजुर्बा कर चुके हैं अयूब खान साहब के ज़माने में। तो अब हमारा जो निज़ाम है ना, वो कहते तो पार्लिमानी है, लेकिन दर हकीकत वो भी एक मिक्स्ड निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल का भी और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी। मैं इसलिए कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो इख्तियारात हैं वो वही हैं जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट के पास। वो सारे काम कर सकता है जो एक एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट कर सकता है, बल्कि वो पार्लियामेंट के भी, वो कैबिनेट के भी मोहताज नहीं है। ये तो कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि कैबिनेट से आपको हर फैसला एंडोर्स कराना चाहिए, और वो जो चाहते हैं वो करा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल पावरफुल। तो मेरे ख्याल में ये निज़ाम ठीक है। अगर इसमें कमज़ोरियाँ हैं तो हमने वक्त के साथ उनको भी ठीक कर लिया है। तो इसको अगर आज़ादाना काम करने का मौका मिलेगा तो हमें कोई दूसरे निज़ाम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कोई नाजायज़ नहीं है, कोई हराम तो नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, लेकिन हम इसके आदी हो गए हैं, इतना अरसा हमने सीखा है इसको। तो प्रेसिडेंट में होता यह है कि वो एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, वो अवाम के डायरेक्ट वोटों से, जिसके अंदर 54% 56% आबादी पंजाब की है। तो छोटे सूबों के अंदर हार्ट बर्न होता है कि हमेशा पंजाब से ही प्रेसिडेंट होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। जब सर मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स बनते हैं, अवाम के वोट से इक़्तिदार में आते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अवाम कहते हैं कि इनको अकाउंटेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हम इनको मोर अकाउंटेबल कर पाएँ, मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको मज़ीद अकाउंटेबल कर पाएँ? देखिए, बेहतरीन अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की जो होती है वो इंतखाबात में होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बाकी 7 खून माफ़ हैं, वो कोई भी जुर्म कर लें तो उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कानून अपना रास्ता खुद बनाए।